गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आज कई दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू होने का टाइम मिल पाया है। पिछले शायद 3 दिनों से कोई भी वीडियो आपके लिए मैं बना नहीं पाया हूँ, लेकिन आज मैं 700 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी के इन 100 सालों में भारत के साथ पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा था उसके बारे में आज बताऊंगा। और ये आज का वीडियो 20 मिनट लंबा होगा, क्योंकि 3 दिनों में 30 मिनट का मेरा टाइमिंग यूट्यूब पर कम हो गया है। उसको 3 दिन हम लगातार 20-20 मिनट के वीडियो से रिकवर करेंगे। अगर हम सबसे पहले अरब डायनेस्टी या यूँ कहें कि अरब डायनेस्टी जो कि मोहम्मद साहब के आने के बाद से शुरू होती है, या यूँ कहें कि मोहम्मद साहब के निधन के बाद जो खलीफा बने, उन्होंने अरब डायनेस्टी को बहुत दूर दूर तक, यहाँ तक कि अफ्रीका और यूरोप के साथ एशिया के कुछ हिस्सों में भी पूरी तरह से फैला दिया। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक कमांडर सेनापति थे, जिनकी उम्र केवल 17 साल थी, उन्होंने सिंध पर, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा राज्य था, वहाँ पर हमला कर दिया और सिंध को जीत लिया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यूरोप में स्पेन कितना दूर है। वहाँ तक अरब डायनेस्टी की हुकूमत पहुँच चुकी है और स्पेन से लेकर सिंध तक अरब डायनेस्टी पूरी तरह से फैल चुकी है। और इस एक डायनेस्टी का फैलाव इतना ज़्यादा होने की वजह से अब यूरोप और एशिया की कल्चर, साइंस और बिजनेस फल फूल रहा है, क्योंकि एक ही साम्राज्य होने की वजह से स्पेन से लेकर सिंध तक एक ही व्यापारिक और सांस्कृतिक के साथ विज्ञान पर एक जैसे नियम लागू हो रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि 700 से 800 इन 200 सालों में बहुत ही ज़्यादा यूरोप और एशिया का कल्चर के साथ ही बिजनेस भी बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ गया। इस समय उमय्यद खलीफा इस पूरे स्पेन से लेकर सिंध तक के इलाके पर हुकूमत कर रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरब डायनेस्टी में राजा, महाराजा या किंग जैसी कोई पदवी नहीं होती, बल्कि एक खलीफा, जिसको
इंग्लिश में कैलिफ भी कहा जाता है, सर्वोच्च हेड ऑफ द स्टेट होता है, क्योंकि खलीफा को ऐसा माना जाता है कि ये कोई राजा या किंग नहीं है, बल्कि ये रैया यानी कि जनता के सेवक और उनकी ज़िंदगी को बेहतर और आसान बनाने के लिए खलीफा का पद बनाया जाता है। और अरब के लोगों के बारे में ऐसा माना जाता है कि अरबी अच्छे लड़ाकू ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत अच्छे व्यापारी, बिजनेसमैन और जानकार भी थे। अब अगर भारत की बात करें तो हमारे भारत में इस समय 3 बहुत बड़े डायनेस्टी रूल कर रही हैं। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, उसके साथ ही राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ये तीनों ही डायनेस्टी ऐसी माना जाता है कि एक दूसरे से ही लड़ रही थी, यानी कि भारत का जो इलाका आज के नक्शे के हिसाब से देखें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक था, को 3 डायनेस्टी ऐसी थी जो इसको पाने के लिए ही आपस में पूरी तरह से लड़ रही थी और एक दूसरे से लड़ने की वजह से ही इस तीनों ही डायनेस्टी के लोग मारे जा रहे थे। उसके साथ ही फाइनेंशियल लॉस बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। और अगर इंडिया भारत में इन तीनों ही गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट डायनेस्टी में इतनी लड़ाई होती थी कि इन तीनों डायनेस्टी को अपने इलाके को और ज़्यादा आगे तक ले जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। कन्नौज के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये उस समय के भारत के बिल्कुल बीचों बीच में एक ऐसा शहर है जहाँ पर पॉलिटिकल और बिजनेस के नज़रिए से अगर देखा जाए तो बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब अगर हम हर एक डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम आते हैं पाल डायनेस्टी पर। इसके फाउंडर गोपाल थे और ऐसा माना जाता है कि पाल डायनेस्टी के धर्मपाल, जो कि बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने में मदद की। धर्मपाल को इस पाल डायनेस्टी का बहुत ही सबसे कुशल, यूँ कहें कि बहुत ही ज़्यादा काबिल राजा माना जाता है। और अब हम बात करेंगे गुर्जर और प्रतिहार डायनेस्टी की। इस डायनेस्टी में एक राजा हुए नागभट्ट फर्स्ट,
जिन्होंने अरब हमलों को पूरी तरह से रोका और इनका शासन उत्तर भारत में था। उत्तर भारत में जैसे कि राजस्थान, गुजरात का इलाका तो नहीं आता है, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली और शायद हरियाणा, पंजाब, ये इलाकों पर इन नागभट्ट फर्स्ट का रूल था और नागभट्ट फर्स्ट ने बहुत ही बहादुरी के साथ अरब हमलों को पूरी तरह से अपने उत्तर भारत से खदेड़ दिया, यानी कि उनको अरब को सिंध तक रोक दिया और अरबी लोग सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए। अब अगर राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात करें तो ये साउथ इंडिया, जैसे आज हम केरल, तमिलनाडु, चेन्नई, श्रीलंका, आसाम, उड़ीसा तक राष्ट्रकूट डायनेस्टी का रूल रहा है। जैसे मुग़ल काल या अंग्रेज़ों के काल में दक्कन कहा जाता था। दक्कन एक बहुत बड़ी बॉर्डर के नज़रिए से अगर देखा जाए तो बड़ी डायनेस्टी या यूँ कहीं एक बहुत बड़ा स्टेट था। अब अगर कल्चर और पढ़ाई के बारे में बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दो ऐसे यूनिवर्सिटी थी जिनके बारे में नालंदा के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पर कई तरह की पढ़ाई आज के ज़माने के हिसाब से कोर्स किए जाते थे और ऐसा माना जाता है पूरी दुनिया में इतनी अच्छी कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं थी। और नालंदा यूनिवर्सिटी में भारत के लोग ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म था वहाँ के लोग आते थे, जैसे कि कंबोडिया, चाइना, तिब्बत और भी एशिया में जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म पूरी तरह से फैला हुआ था वहाँ से पढ़ाई करने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन इंटरव्यूअर इसका चौकीदार होता था, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी का चौकीदार पहरेदार ही इतना काबिल, इतना अच्छा समझदार हो कि जिसके रिकमेंडेशन से ही एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा, तो आप सोचिए कि उस यूनिवर्सिटी का टीचर्स और प्रिंसिपल की काबिलियत कितनी होगी। बिजनेस के नज़रिए से बात करें तो अरब कंट्रीज़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि अरब कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट 20वीं शताब्दी में आया है। अरब डायनेस्टी
अरब डायनेस्टी के साथ इंडिया के साथ ही चाइना और दूसरे एशिया के देशों के साथ बिजनेस होता था। मसाले, कपड़ा और हीरे, पन्ना, डायमंड को समुद्री रास्ते से लाया और लेकर जाया जाता था। भारत को ऐसा माना जाता है कि उस समय भारत में इतना ज़्यादा सोना था कि पूरी दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहती थी और इसकी शायद वजह रही होगी कि भारत में हमेशा से ही मसाले और खेती होती रही है और आज से लगभग 1500 साल पहले व्यापार करने के लिए धन की जगह पर मसाले और खेती की दूसरी चीज़ें, गेहूँ, दालें, इस तरह से कपास एक देश से दूसरे देशों को दी जाती थी, यानी कि एक्सपोर्ट होती थी। और भारत में तो बहुत ही ज़्यादा मसाले, कपास और मोती वगैरह एक्सपोर्ट होते थे, जिसके बदले में सोना मिलता था। इसी वजह से ज़्यादा सोना का स्टॉक होने की वजह से दूसरे देश भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे। 700 से 800 ईस्वी में वर्ण व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई थी और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे 4 वर्णों में पूरे भारत के लोगों को बांटा हुआ था। और ऐसा समझा जाता है कि भारत की आबादी का लगभग 90% हिस्सा उस समय पूरी तरह से खेती पर आश्रित था और कोई दूसरा बिजनेस न होने की वजह से खेती ही भारत के 90% लोगों की जीवन गुजारने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थी। आज का इस 700 से 800 ईस्वी के 100 सालों के इतिहास को हमने बहुत ही डिटेल्स में समझा है और मुझे आपको इस 100 सालों के इतिहास को बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। अब हम कल सुनेंगे 800 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी के दौरान के इन 100 सालों में हम या हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे। शुक्रिया।